प्रोटोकॉल बना के ग्रुप में शेयर किया है। आप जरा देख लीजिए, अभी क्लास में है तो देख ही लीजिए, तो समझा भी देंगे कि क्या इसमें कोई गलती और रह गई कि क्या करें। हाँ, यही हम देख रहे हैं, डिस्प्ले ओवर। क्योंकि गलतियां से ही हम सीखेंगे, करेंगे कुछ तो समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला ना, देखिए फॉर्मेट किया है मैंने मोबाइल को, ठीक ना। रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर प्रोस्टेट, हाँ। चलिए, अच्छा, रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर प्रोस्टेट, ट्रिपल वार्मर रेंट कोल्डनेस, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में चले गए। नहीं, जेनिटल्स में भी तो जाएंगे, क्योंकि जेनिटल हाँ, आप जो दोनों में, सिस्टम है वो भी कोल्डनेस में दोनों आता में है। जा सकते हैं, तो दोनों में जा सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोल्डनेस से ही जाएंगे। लेकिन यहाँ आप ट्रिपल वार्मर रेंट करके कोल्डनेस में गए ना, तो आपको यूबी में जाना है। नहीं, अच्छा, ट्रिपल पावर में यांग वो है। नहीं, यांग है ना, तो किडनी भी तो ये किडनी येन है ना। हाँ, किडनी ये ना, अच्छा अच्छा, फिर से, हाँ ठीक है। मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड की जो बीमारी है वो कोई 1-2 दिन की या 5 दिन की तो होगी नहीं, तो लंबे समय में ही वो डेवलप हुआ होगा, सिस्ट या गांठ जो भी कहेंगे। तो मैंने ये लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर ये लेना था तो ब्रेन लेना चाहिए था ना। हाँ, ब्रेन लेना चाहिए था, लेकिन आपका यूबी जो है ना, यूबी ये जो ऑर्गन है ना, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं इसको, यू भी कर देंगे। स्ट्राइक थ्रू नहीं आने से ओ, चलिए आ गया, यूबी रेंट हॉटनेस है ना। अच्छा, तो पहले पहले हमने ट्रिपल वन रेंट किया, तो हम चले गए सिस्टम के अंदर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर। यूबी पे पहुंचे, तो यूबी रेंट हॉटनेस किए, ठीक है। तो यूबी नहीं, यूबी रेंट किए ना, तो यूबी रेंट करके हम कहाँ जा यूबी रहे हैं। क्यों रेंट करेंगे? यूबी रेंट नहीं करेंगे। यूबी मैं यूबी की यहाँ मैंने तो किडनी में लिया था, तो किडनी में हॉटनेस बढ़ा दी थी और कोल्डनेस घटा दी थी, क्योंकि गांठ कोल्डनेस से ही जम जाती है ना, तो नहीं गांठ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, प्रोस्टेट जो है ना, देखिए गांठ दो तरफ से हुआ, एक जो लिक्विड होता है, जैसे अंडा है, अंडा तो तरल है ना, इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अरे मतलब उबल जाएगा, मतलब हाँ, सॉलिडिफाई हो जाएगा, हाँ। सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो अगर कोई लिक्विड में फैट है, तो गर्म होने पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी लिक्विड में फैट नहीं है, जैसे बर्फ है, बर्फ गर्म करेंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगी, पिघल जाएगा। लेकिन अंडा गर्म करेंगे तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्चुअली यूरिन है ना, यूरिन क्या है, इसमें फैट नहीं है, यूरिन में फैट नहीं है, लेकिन अगर इसमें फैट मिल गया, ह्यूमिडिटी मिल गई, तब क्या होगा, ये गर्म होने पर ठोस हो जाएगा। पहले तो ये फैट वाला नहीं है, ये पूरा ये यूबी जो है, फैट नहीं है इसमें, ठीक है, यूरिन में तो पानी के जैसा है। तो अगर यूरिन एकदम साफ हो, मतलब कोल्डनेस है उसमें, ठीक है। और अगर यूरिन गंदा होता जा रहा है, रेड या ऑरेंज होता जा रहा है, तो मतलब उसमें हीट बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी ऑर्गन में बनी है, तो इस बॉडी में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो प्रोस्टेट में जो है क्या है, वहां पे ह्यूमिडिटी, जो वाटर जो है कन्वर्ट हो गया है फैटी वाटर में। अब वो हो गया, क्या गया उसमें, ह्यूमिडिटी। अब अगर गर्मी बढ़ेगी तो ये होगा सॉल्टिफाइड। तो पहले तो कोल्डनेस था, कोल्डनेस में ह्यूमिडिटी आई, ह्यूमिडिटी में हीट आई, तो ये सॉल्टिफाई हो गया, ठीक है। तो मेन कल्प्रिट क्या है, मेन कल्प्रिट है कि आपका ह्यूमिडिटी बन रहा है। ह्यूमिडिटी कहाँ बन रहा है, स्प्लीन में, रूट काउस, है ना। दूसरा, हीट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूबी का सबसे पहले ह्यूमिडिटी और हॉटनेस दोनों घटाना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ाएं, क्योंकि फैट आ गया है ना, फैट जो है वो आ गया है।
नॉर्मली उसमें फैट नहीं रहता, यूरिन में फैट नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन आ गया फैट, अब आ गया फैट तो उसका क्या उपाय है? तो उसका वही उपाय है, ह्यूमिडिटी और हॉटनेस को करेंगे सेडेट, ठीक है, और कोल्डनेस और विंड को करेंगे टोन। कोल्डनेस विंड को करेंगे टोन, और जीवी हॉटनेस और कोल्डनेस में सेम प्रोटोकॉल जो है जो हमने यहाँ दिया है ना, ठीक है। ह्यूमिडिटी और हॉटनेस, अच्छा अब है कि वो सेक्सुअल ग्लैंड है, ठीक है, उसमें कोल्डनेस एनर्जी जो है, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली बात वो नहीं, ठीक है। मेन बात ये है कि जो यूरिन है, यूरिन का जो रास्ता है वो चोक हो गया है ना, तो वो चोक एक्चुअली वो वाटरी सब्सटेंस है, ठीक है। और वाटरी सब्सटेंस जो है ना रहता तो दिक्कत नहीं था। अब देखिए, अब किसी को यूरिन ज्यादा हो रहा है तो हीट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बताइए आप लोग जल्दी से। हीट घटा हुआ, घटा सर। देखिए, हम लोग जो है ना किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं ना तो 4 तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। बीमारी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है, पहला। दूसरा, बीमारी हीट है या कोल्ड है। तीसरा, बीमारी एक्सेस है या डिफिशियंसी है। चौथा, बीमारी यिन है या फिर यांग है। तो मतलब इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल, पहला बेंचमार्क। दूसरा, हीट या फिर कोल्ड। तीसरा, एक्सेस या डिफिशियंसी। ठीक है, चौथा यिन है या यांग है। ये 8 पैरामीटर जो है, यही जो है ना डायग्नोसिस का रूट है, इसी से डायग्नोसिस करते हैं। तो हमें देखना है कि अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल तो पता चल जाता है, वो इससे लोकेशन, मतलब बीमारी कहाँ है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी मात्रा क्या है, और बीमारी का नेचर क्या है, ठीक है। तो यही यिन यांग का जो, जैसे यिन यांग थ्योरी है ना, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि बीमारी अंदर है या बाहर, किस ऑर्गन में है। हमें पता चल रहा है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रोस्टेट जो है उसमें प्रॉब्लम। अब दूसरा, हीट है या कोल्ड है। तो बताइए, प्रोस्टेट की बीमारी हीट में आएगी या कोल्ड में आएगी? हीट डिजीज है या कोल्ड डिजीज है? सर कोल्ड होना चाहिए। कैसे कोल्ड है? हीट डिसीज है, क्योंकि ये हो रहा बिना फैट का है, यूरिन जो जमा हो रहा है सिस्ट। हीट की ही बोलेंगे क्योंकि वहां पे हीट आई, वहां पे फैट था, इसीलिए वो हीट की वजह से फैट सॉलिडिफाई हो गया। तो कैसे पता करेंगे कि कोई हीट डिजीज है या कोल्ड डिजीज है? तो है? पहला जो है ना, यूरिन अगर पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है और एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वो कोल्ड। यूरिन ज्यादा है और कुछ कलर में उसके डिफरेंस है तो हीट है। हाँ, ट्रांसपेरेंट है तो कोल्ड है। कोल्ड है। और अगर उसमें कलर डार्क होता गया, हल्का पीला होता गया, फिर डार्क पीला होता गया, ऑरेंज होता गया, रेड होता गया, या ब्राउन हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है?
हीट बढ़ती हीट जा बढ़ रही है। रही है। और हीट बढ़ने से क्या है ना, यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी। हीट बढ़ने से यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी और कोल्ड बढ़ने से यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो किसी को ठंड लग गया है तो यूरिन अगर ज्यादा हो रहा है तो आप देखिए ज्यादा है तो मतलब ठंड है तो ज्यादा है, और किसी को लू लग गया है तो यूरिन बंद हो जाएगा, यूरिन निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी जो प्रोस्टेट की जो हम समस्या देते हैं, अब इसमें बताइए यूरिन बढ़ा है या घटा हुआ है? अब मतलब ये गांठ हो जाती है, इसीलिए यूरिन पास होने में दिक्कत होती है। तो मतलब कम हो गया ना, हाँ, कम हो गया। हाँ। तो मतलब ये हिट डिजीज है। स्टूल में हम्म। भी अगर किसी को ठंडा लग गया है ना पेट में, हम्म। तो स्टूल क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पानी के जैसा। ठंडा लगने पर यूरिन कैसा हो जाएगा, डायरिया। ठीक है, और हीट बढ़ने पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। बॉडी में हीट है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बॉडी में कोल्डनेस है तो डायरिया हो जाएगा। ठीक है, हम्म। ये मतलब क्लियर हो गया हीट और कोल्ड में। हम्म। चेहरा लाल दिखेगा तो हीट है या कोल्ड है? गहरा लाल दिखेगा तो हीट ही कहेंगे ना। और अगर चेहरा का रंग फीका रहेगा तो? फीका रहेगा तो फीका रहेगा तो कोल्डनेस से फीका हो जाता है। यस। हम्म। और अगर धीरे धीरे बोलेगा तो हीट है या कोल्ड है? धीरे धीरे बोलेगा तो कोल्ड है सर। कोल्ड है। और अगर हीट में चिल्लाकर ज्यादा बोलेगा, जोर से बोलते हैं। हाँ, हीट में जोर से बोलते हैं। हीट में क्या होगा, हीट जब होगा तो जोर से बोलेगा। और हाँ। अगर लीवर का हीट अगर बढ़ा रहेगा ना तो हम्म। खूब चिल्लाकर बोलेगा। और अगर हार्ट का हीट बढ़ा हुआ रहेगा तो अट्ठास करके बोलेगा। हम्म। ठीक है, रावण के जैसा। ठीक है, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में हीट बढ़ जाएगा ना तो जलन के साथ बोलेगा, जेलसी। जिसमें यूबी का हीट बढ़ जाता है ना, उस उसको जलन होता है, जेलसी होती है दूसरे लोगों से। तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत जेलस है ना तो आप देखिएगा कि उसके यूरिन में प्रॉब्लम है। यूटीआई हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है। ठीक है, अगर उसके जलन का आप उपाय कर दीजिएगा, मतलब यूटीआई का ट्रीटमेंट दे दीजिएगा या प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, तो व्यक्ति जो है ईर्ष्या करना बंद कर देगा। शीला जी, आया समझ में आपको? जो लोग जलते हैं तो क्यों जलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में हीट बढ़ने से जलन उत्पत्ति होती है। ठीक है, हार्ट में हीट बढ़ने से कंपिटिटिव हो जाता है व्यक्ति, वो आपसे कंपटीशन करेगा, जलेगा लेकिन कंपटीशन करेगा। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में हीट बढ़ने से वो जलेगा, ईर्ष्या करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा, वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा। तो जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनका ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, तो वो तो ट्रीटमेंट करने देगा नहीं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा है। ठीक है, तो ये उसको तो यही लगेगा कि ये मुझे कहीं जलन के मारे मुझे ही ना कहीं नुकसान पहुंचा दे। तो ये है। तो जलन जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर में जब जलन होती है ना तो ये मतलब कि सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये तो बहुत मजेदार है कि आप समझिए इस चीज को। अगर हीट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हीट मतलब बढ़ जाएगी तो गैस फैलाएगी और लूज मोशन भी हो सकते हैं। लूज खाना। मोशन भी हो सकते हैं, गैस बनेगा, भयंकर गैस बनेगा एसआई में हीट बढ़ेगा तो। और जो है डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सही गलत को डिसाइड नहीं कर पाएगा। कंफ्यूज रहेगा ना सर।
कंफ्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका क्या क्या काम है? सही गलत को, जैसे स्टमक में जो फूड था वो जब पच गया, ठीक है, तो वो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है उसमें से अच्छा और बुरा को अलग करना, अच्छा को ऑब्जर्व कर लेना, बुरा को आगे भेज देना, और अच्छा को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में डाल देना, है ना। तो अच्छा और बुरा जो है ये चूज करने का जो पावर है ना, कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जिस व्यक्ति को हीट बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो सही गलत को डिफाइन नहीं कर पाता, है ना। तो जिसको गैस वगैरह बन जाता है ना, देखिए वो क्या है ना, गलत डिसीजन भी लेता है। इसलिए पेट हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली ये एसआई का हीट कैसे बढ़ जाता है? मल्टीटास्किंग करने से। जो बहुत सारा काम एक साथ ले लेता है ना, वो मल्टीटास्किंग जो है उसके हीट को बढ़ा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हीट को। और जो मल्टीटास्किंग करता है वो उस कंफ्यूज भी होता है। जैसे हमारे यहाँ शीला जी हैं, वो कंफ्यूजन में रहती है हमेशा। मल्टीटास्किंग करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। इनको एक बार जो है ना कोई भी चीज को 4 बार समझाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा है कि मल्टीटास्किंग को है ना टाइम के साथ जोड़ लीजिए, बट ठीक है। सर बहुत पंक्चुअल हैं ये, इसमें दो राय नहीं सर। तो इसके लिए उनको जो है ना हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है। तो अगर ये कंफ्यूजन में भी है ना, तो हम तो गाइड कर देते हैं, इसलिए हम जान रहे हैं कि ये कंफ्यूजन इनको हमेशा क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि ऐसा काम है ना। हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनका क्या बात है। मणिकांत इतना टेक्निकली जो है साउंड है हम लोग का, ठीक है। लेकिन क्या है कि पूरे स्वास्थ्य फाउंडेशन का जो टेक्निकल जो पार्ट जितना भी है वो मणिकांत तक के लिए सॉल्व करता है, और वो हमारे साथ रहते जब कंफ्यूज हो जाता है फिर बाकी लोगों की कहना ही क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो आपको सही, एक्चुअली हम लोग एक शब्द में सोचते हैं, विवेक जो है ना हमें छोटी आंत से आती है। छोटी आंत में गर्मी बढ़ने से हमारा विवेक कम हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम आपको पर्सनली बताते हैं कि आप लोगों के साथ इतना काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग हम जबरदस्त करते हैं। 50 तरह का काम हम अपने सिर पे लिए हुए हैं। हम कैसे मैनेज करते हैं? हम सुबह में जो है ना, सुबह सुबह जब उठते हैं तो 1 चम्मच घी 1 गिलास गर्म पानी में घोलकर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च के साथ पी जाते हैं। इससे एक्सेस हीट जो है ना हमारा, क्या बोले सर, क्या बोले, फिर से बोले सर। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच देसी गाय का घी 1 गिलास गर्म पानी में घोलकर सुबह खाली पेट पी जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो एक्सेस पित्त बन जाता है ना मल्टीटास्किंग करने के कारण, ठीक है, वो पित्त जो है ना वो यूज आ जाता है, मतलब खाली पेट रहेंगे। अभी क्या घी क्या करेगा ना, उस पित्त को काम में लगा देगा। जो हमारा एक्सेस पित्त बन रहा है मल्टीटास्किंग के कारण, वो कंज्यूम करेगा घी को, डाइजेस्ट करेगा, उसकी एनर्जी उसी में चली जाएगी। इसीलिए घी ठंडा करता है, फिर दिमाग ठंडा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है दिमाग ठंडा रहेगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो दिमाग ठंडा कैसे करते हैं? तो ये तरीका है ठंडा करने का, ठीक है। तो ये आपका हीट आ गया। तो यूरिनरी ब्लैडर में कोल्ड बढ़ेगा और एसआई में हीट बढ़ेगा, ठीक है। यूवी में कोल्डनेस बढ़ने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन जाना, ठीक है। और यूरिन बहुत मात्रा में होना, थोड़ा सा भी पानी पीना, यूरिन की मात्रा, यूरिन का प्रेशर बन जाना, ये कोल्डनेस में आता है। कोल्डनेस पे आपको कपकपी आएगी, ठीक है। और हीट से आपको चेहरे पे हॉट फ्लैश आएगा, ठीक है। और ये दोनों को, हीट और कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जो पॉइंट बना है वह है नाभि के नीचे का क्षेत्र, जो CV6 है, 4 है, 5 है, ये जो एरिया है ना,
इसको अगर आप गर्म करेंगे तो पूरा शरीर गर्म होगा, ठंडा करेंगे तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। तो अगर किसी का पेट बहुत गर्म रहता हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ठंडा करने के लिए हमने जो तरीका बताया उसके अलावा एक दूसरा तरीका है, नाभि को ठंडे कपड़े से पेट पर पट्टी लगाना, है ना। और ये मिट्टी की पट्टी भी लगा सकते हैं, जिसका पेट हमेशा गर्म रहता हो और जो हमेशा कंफ्यूज रहता हो, ठीक है, वो अगर ये मिट्टी की पट्टी लगाएगा, गीली मिट्टी की पट्टी नाभि के नीचे, तो उसका गैस भी कम होगा और सही गलत डिसाइड भी कर सकेगा वो, ठीक है। देखिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब जान रहे हैं आप लोग, कोई बता सकते हैं अंबिका जी? गट फीलिंग का क्या मतलब? अंदर की आवाज। अंदर की आवाज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्यूशन, है ना। थोड़ा सा अंतर है लेकिन है तो एक ही चीज, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या है ना कि अंदर जो गट्स फीलिंग है ना, अब गट्स मतलब ये पेट से आवाज आ रही है, जो सोलर प्लेक्सिस है उससे आवाज आ रही है, उससे आवाज कैसे है? तो उसका जवाब ये है कि जब जीवों में विकास हुआ, ठीक है, तो ब्रेन तो बाद में डेवलप हुआ, क्योंकि जब, अब कहने का मतलब मेरा छोटा सा घर है, छोटी सी जो है मतलब कि गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन है, हम खुद ही इसको गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ा बड़ा खेत अगर हमारे पास हो जाएगा तो हम उसके लिए एक फार्मर को जो रेंट पर लेंगे, मतलब जो खेती करता है उन लोगों को हम किराए पर लेंगे, ठीक है, या फिर एक मैनेजर बैठा देंगे ताकि इन चीजों को वो हैंडल कर सके। तो हमारा शरीर जब डेवलप नहीं था, ठीक है, मतलब कि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था जीवों में, ठीक है, तो शरीर में मसल्स थे, हड्डियां थी, बाकी सब चीजें तो उस समय भी थी, तो वो कौन हैंडल करता था? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास जो हुआ है ना, एक अमीबा से स्टार्ट करके बाकी सभी बड़े जीवों में, जो फूड पाइप से लेकर नीचे इंटेस्टाइन का एलाई का जो है, ये पूरा एक पाइप है ना, ये समय के साथ डेवलप होता गया है। और इसी में जो है ना गट्स फीलिंग यहीं से क्रिएट होती है। तो इस पाइप का जो सेंटर पार्ट है, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सिस कहलाता है, ठीक है, वो जगह जो है ना, दरअसल हमारा गट्स फीलिंग है, वो वही काम करता है जो अभी हम लोग समझते हैं कि ब्रेन करता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेन तो अब फिजिकल चीज है, लेकिन मन फिजिकल चीज नहीं। मन का निवास कहाँ है? तो मन का निवास जो है सोलर प्लेक्सिस में, नाभि के ऊपर, ठीक है। और यही से जो है इंट्यूशन पैदा होता है, जिसको हम लोग गट्स फीलिंग भी कहते हैं। ये गट्स फीलिंग तभी काम करेगा ना जब वो और सोलर प्लेक्सिस जो है बैलेंस रहे। तो लोग सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस कर सकते हैं रम मंत्र के साथ। और एक नेचुरोपैथी में एक तरीका ये भी है कि नाभि पर जो है ठंडी पट्टी रखे, क्योंकि अधिकतर गर्म हो जाने से ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ठंडा हो जाने से डर पैदा होता है। ठंडा हो जाने से डर पैदा होता है और गर्म हो जाने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमको तो बैलेंस में रखना है ना। तो हम क्या करते हैं, नाभि पर हम लोग पट्टी लगा देते हैं, गीली पट्टी या फिर मिट्टी की, गीली मिट्टी की पट्टी। तो इससे क्या होता है, यह हिस्सा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारा माइंड भी कूल हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड, हम मान के चलिए कि आपका माइंड जो है आपके नाभि के ऊपर है, 4-5 उंगली ऊपर, 6 उंगली, ये जो एरिया है ना, एक्चुअली जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कहते हैं, ठीक है, ये दरअसल मन का एरिया भी है। इसीलिए जिसका पेट खराब होता है ना, उसका मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना। तो ये हम लोग पेट को ठंडा रखेंगे। तो कोल्ड और हॉट में जो है हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि बीमारी कोल्ड टाइप की है या हॉट टाइप की है, ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा की बीमारी एक्सेस है या फिर डेफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कभी कभी बीमारी एनर्जी बढ़ने के कारण होती है, कभी कभी एनर्जी घटने के कारण बीमारी होती है। तो एनर्जी घटने के कारण बीमारी होगी तो क्या होगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, बोलेगा नहीं, ठीक है, हिलेगा नहीं,
और एक्सेसिव अगर बीमारी एक्सेस होने कारण है तो चिल्लाएगा, बोलेगा कस के आवाज में, एक्टिविटी शो करते हुए, उंगली दिखाते हुए। और डिफिशियंसी अगर रहेगी तो क्या होगा, तो वो मतलब कि बोल भी नहीं सकेगा। उंगली उठाना हिलाना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो हमें पता चलता है कि एक्सेस बीमारी है कि डेफिशिएंट बीमारी है। ताकत घट जाएगी तो डेफिशिएंसी है, ताकत बढ़ जाएगी तो एक्सेस है। जैसे लीवर का हीट बढ़ने पर बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आता है, तो ये क्या है, एक्सेस बीमारी है। लेकिन वही किडनी का कोल्डनेस अगर बढ़ जाएगा या लंग्स का जो एनर्जी कमजोर हो जाएगा, तब क्या होगा, स्पेशली जो आवाज नहीं निकलती है ना, लंग्स में एनर्जी घटने के कारण नहीं निकलती। किसी की आवाज कमजोर है तो डायरेक्ट जो है लंग्स की एनर्जी घटेगी, क्योंकि हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो डायरेक्ट लंग्स से जुड़ा हुआ है। लंग्स में ताकत रहेगी तो वोकल कॉर्ड में भी ताकत रहेगी, लंग्स में ताकत नहीं रहेगी तो वोकल कॉर्ड में भी ताकत नहीं रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आवाज कमजोर हो, शरीर में कमजोरी हो, बोलने की इच्छा नहीं हो, हिलना डुलना नहीं चाहे, तो मतलब कि उसमें एनर्जी डिफिशिएंट हो गई। और अगर एक्सेस होगा तो वो क्या है ना, बैठेगा नहीं, कभी कंबल फेंकेगा, कभी रजाई फेंकेगा, कभी कपड़ा फेंकेगा, चिल्लाएगा, ठीक है, शांत नहीं रहेगा, बोलना चाहेगा, बेचैनी, हाँ बेचैनी रहेगी। एक्सेसिव अगर एनर्जी रहेगी तो बेचैनी रहेगी, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बीमारी जो है अंदर घुस गई है तो वो इंटरनल हो गई, बीमारी बाहर है, ये बीमारी अंदर घुस गई तो इंटरनल हो। इंटरनल सबसे अंदर क्या है, हमारा हमारा सबसे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे सेंटर में। तो बीमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पहुंचती है ना तो वो इंटरनल हो जाती है। लेकिन बीमारी क्या है ना, अभी हमारे स्किन लेवल पर ही है, मसल्स लेवल पर ही है, तो ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो अगर कोई बीमारी किसी को हुई है और उसका अगर पूछे स्टूल यूरिन कॉमन नहीं, ये नॉर्मल है, इसका मतलब वो बीमारी जो है इंटरनल पार्ट में नहीं गई। जैसे किसी को बुखार आ गया, बुखार में ठंडक है, गर्मी है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसका स्टूल या फिर भूख में अंतर आया है, या भूख लग रहा है भूख, और ठीक से यूरिन और स्टूल भी हो रहा है, इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक नहीं हुआ, इंटरनल पार्ट अभी भी सुरक्षित है। और जहां उसको लगे नहीं, भूख भी नहीं लग रहा है और पेट भी साफ नहीं हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, दोनों कंडीशन में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक हो चुका है, इसका मतलब वो बीमारी अंदर घुस गई है। और अगर बाहर लेवल पर ही है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख, प्यास, ये सब पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्यास एक चीज है जो हीट से जुड़ी हुई है। अगर प्यास लगेगा तो व्यक्ति जो है पानी पीना चाहेगा, ठंडा पानी, ठीक है। और अगर ठंड है तो वो प्यास उसको नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर पानी पिएगा भी तो गर्म पानी पीना चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी पीना चाहता है, इसका मतलब उसके बॉडी में कोल्डनेस है, और कोई व्यक्ति ठंडा पानी पीना चाहता है तो उसके बॉडी में हीट है, ठीक है। और अगर बार बार प्यास लग रहा है तो ये हीट को डिनोट करता है। प्यास नहीं लगना ये हीट की कमी को डिनोट करता है। गर्म पानी पीना मतलब ये हीट कोल्डनेस बड़े होने का संकेत करता है। तो ये चार जो बेंचमार्क है ना, इंटरनल, एक्सटर्नल, हीट, कोल्ड, एक्सेसिव, डिफिशिएंसी, यिन यांग, ये चार ही जो है ना बेंचमार्क है टीसीएम में, जिसका उपयोग करके बीमारी को डायग्नोसिस किया जाता है। हम लोग यहाँ पे एनर्जी का यूज करते हैं 6 की में, और टीसीएम में इन चार चीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब देखिए, जैसे हीट और कोल्ड तो दोनों में कॉमन, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, ये भी है। जैसे इंटरनल को यिन कहते हैं, एक्सटर्नल को यांग कहते हैं। एक्सेसिव और डिफिशियंसी वो भी यहाँ भी 6 में भी है, ठीक है। अब जो है ये चारों चीजें एक होमो और हेट्रो होता है, ठीक है।
यांग को यहाँ पर हेट्रो कर देते हैं और यिन को कर देते हैं होमो। तो इस तरह से यांग और यिन जो है यहाँ भी मौजूद है। बीमारी को कैसे डायग्नोस करना है ना, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो 8 प्रिंसिपल्स कहलाता है। 8 दीपक प्रिंसिपल जी, आज न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं है क्या? 4 बज गए होंगे। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 4 बज के ऐसे भी हम लोग तो 5:30 बजे तक करते ही है ना, ठीक है, तो ये भी एक बात है। क्लास वैसे कैसा चल रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब उनका एक पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अगर कॉन्सेप्ट ही आपकी समझ में आ जाए तो ये बहुत बहुत सही चीज है कि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात है, ये सब सभी जगह लागू होता है। तो जैसे हमारा जो है ना, एक्चुअली किया है कि हमने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया हुआ है टीसी में, ये जो कुछ है आपका मुंह ज़बानी निकल जाता है ना, और कॉन्सेप्ट नहीं रहने पर ये दिक्कत होती है। तो ये मैंने जो एक डायग्नोसिस का एक फोल्डर बना हुआ था, है या नहीं? चलिए ठीक है, 8 डायग्नोसिस का जो फोल्डर है, ठीक है, वो अगर मिल गया तो दे देंगे। उसमें ये जो 4 चीजें बताई उसको डिटेल से बताया गया है और वही डायग्नोसिस का आधार है। अभी 5 एलिमेंट जब खत्म होगा तो 2 कोर्स आने हैं बैक टू बैक। एक कोर्स आना है कि पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे करें और डायग्नोसिस चार्ट कैसे तैयार करें पेशेंट का, पहला। दूसरा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है बॉडी का, ये क्लास है। ये तो दोनों सोनी मैम लेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि हम लोग जान रहे जिस चीज को, एक्यूप्रेशर को, उसको सपोर्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, जिसमें ये दोनों चीजें तो सबको आनी चाहिए, है ना। फिजियोलॉजी एनाटॉमी एक ये हो गया, और दूसरा अभी हमने जो बताया, ठीक है, डायग्नोसिस, इस पेशेंट का डायग्नोसिस, उसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट को कैसे भरना है, पेशेंट से इंक्वायरी कैसे करनी है, ये मतलब कि मेन इसमें टॉपिक, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अभी सबसे जरूरी है आप लोग के लिए, क्या है ना। तो हम लोग इसको करेंगे जल्दी ही, लेकिन 5 एलिमेंट खत्म होगा तब। अब सोनी जी तो पढ़ाते जा रही हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल जब तक बनाने नहीं आएगा तब तक 5 एलिमेंट सीखना नहीं सीखना एक ही बात है। तो जल्दी हम लोग प्रोटोकॉल भी बनाना सीख लेंगे।